द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए संगठन हैं उनके बारे में बताऊंगी। दो हैं, आसियान और सार्क। पहले हम आसियान के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्तमान में क्षेत्रीय संगठनों का निर्माण उनके सदस्य राष्ट्रों के बीच होने वाली संधियों के आधार पर होता है। पूर्व में ये क्षेत्रीय संगठनों का चरित्र मूलतः सैनिक होता था, परंतु आज स्थिति बदल गई है और आर्थिक, सांस्कृतिक और संचार आदि पक्ष सैनिक सुरक्षा के समान महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं। संसार के विकसित राष्ट्रों को उत्तर राष्ट्रों की संज्ञा दी जाने लगी है तथा विकासशील और अविकसित राष्ट्रों को तीसरी दुनिया अथवा दक्षिण राज्य कहा जाता है। इस्लामिक सम्मेलन का आधार इस्लाम धर्म है और ओपेक जैसे संगठनों का आधार पेट्रोलियम उत्पादन का निर्यात। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का आधार उनके सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक हित है। अनेक क्षेत्रीय संगठन बहुउद्देशीय होते हैं, जैसे असंलग्न राष्ट्रों या गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का संगठन तीसरी दुनिया के राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा करने की चेष्टा तथा संसार के विकासशील राष्ट्रों की साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी नीतियों का विरोध करना। विश्व में बहुत से प्रादेशिक संगठन कार्य कर रहे हैं। इनका आधार बहुराष्ट्रीय संधियां हैं। एशिया में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन आसियान और सार्क कार्यरत हैं, जिनमें हम आज सबसे पहले आसियान को देखेंगे। आसियान अर्थात एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ की स्थापना इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा द्वारा की। दक्षिण पूर्व एशिया का समूचा क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बना हुआ था और अमेरिका यह चेष्टा कर रहा था कि वह समूचे क्षेत्र को अपने प्रभाव क्षेत्र में शामिल कर ले। वियतनाम उत्तर और दक्षिण दो राज्यों में बंट चुका था। कंबोडिया में उग्रवादी और लोकतंत्रवादी शक्तियां एक दूसरे से उलझी हुई थीं। यही स्थिति बर्मा और लाओस में थी। अतः इस क्षेत्र के प्रमुख राजनीतिज्ञों को ऐसा लगा कि उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए आपस में संगठित होना चाहिए। बर्मा और कंबोडिया आसियान में सम्मिलित नहीं हुए। लाओस और वियतनाम ने संगठन में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस समय इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, म्यांमार एवं भारत आसियान के सदस्य हैं। ये कहा जा सकता है कि आसियान मूलतः मलय नस्ल के लोगों का संगठन है और उन राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए हैं। उद्देश्य: दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों के एक समृद्ध और शांतिपूर्ण समुदाय की नींव को सुदृढ़ बनाने के लिए समानता और साझेदारी की भावना से इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ावा देना। दूसरा, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को प्रोत्साहन देना। तीसरा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में समान हितों के मामलों पर सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को प्रोत्साहन देना। चौथा, शैक्षणिक, तकनीकी, प्रशासकीय क्षेत्रों में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के रूप में एक दूसरे को सहायता प्रदान करना। दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययन को प्रोत्साहन देना। कृषि उद्योगों तथा व्यापार आदि के प्रस्ताव द्वारा अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए परस्पर सहयोग करना। सातवां, समान उद्देश्यों और प्रयोजनों वाले अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के साथ निकट एवं लाभकारी सहकार भावना स्थापित करना। आसियान ने दो पूर्ववर्ती क्षेत्रीय संगठनों का स्थान लिया: दक्षिण पूर्व एशिया संघ, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड थे, तथा मैपिलेंडो, जिसमें मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया थे। आसियान के घोषणा पत्र में कहा गया कि यह संगठन मैपिलेंडो और दक्षिण पूर्वी एशिया संघ की अपेक्षा अधिक विस्तृत हुआ है। आसियान के मुख्य अभिकरण: पहला, विदेशी मंत्रियों का सम्मेलन। आसियान के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन एक वर्ष में एक बार अवश्य आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में आपसी समस्याओं के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में ही शिखर सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है। दूसरा, स्थायी समिति। आसियान की गतिविधियां आयोजित करने के लिए आसियान की संस्था के रूप में एक स्थायी समिति बनाई गई थी। यह समिति क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव देती है। स्थायी समिति संगठन को व्यापक बनाने का प्रयास कर रही है। तीसरा, सचिवालय। आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खोला गया है। सचिवालय में एक महासचिव नियुक्त किया जाता है। इस पद पर क्रम से इसके सदस्य राष्ट्र नियुक्त किए जाते हैं। महासचिव का कार्यकाल 2 वर्ष का रखा गया है। प्रशासनिक सहयोग के कार्य संपादित करने के साथ ही यह सचिवालय क्षेत्र सहकार संघ के रूप में कार्य करता है। आसियान के नए क्षेत्र। इस संगठन ने समय समय पर नए सहकार के क्षेत्र निर्धारित किए हैं, जिसमें प्रमुख इस प्रकार हैं: परमाणु हथियारों पर रोक। परमाणु हथियारों
युक्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सदस्य राष्ट्रों के बीच इसके उत्पादन, परीक्षण और भंडारण पर रोक लगाकर सुरक्षा तथा शांति के लिए सहयोग का क्षेत्र खोला गया है। मुक्त व्यापार क्षेत्र शुरू करना। आसियान में मुक्त व्यापार क्षेत्र शुरू करने के बारे में निर्णय लिया गया। आसियान के राष्ट्र आसियान क्षेत्र को पूर्ण रूप से मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने हेतु प्रयासरत रहे हैं। आसियान व्यापार के प्रति उदार नीतियाँ अपना रहा है। इन उदार नीतियों के कारण सदस्य राष्ट्रों के बीच अनेक प्रकार की वस्तुओं पर रियायतें दी जा रही हैं। इस प्रकार आसियान मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का निर्माण करने की ओर अग्रसर है। आसियान राष्ट्रों का संयुक्त विकास करना। आसियान संगठन एकता के रूप में उभरने का प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए तेजी से संयुक्त विकास के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इस संयुक्त विकास के क्रम में मेकांग नदी का संयुक्त रूप से विकास करने के लिए कदम उठाया गया है। इस नदी के तटवर्ती राष्ट्रों का संयुक्त रूप से विकास करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चौथा, वाणिज्य के क्षेत्र में विकास। आसियान की ओर से वाणिज्य के क्षेत्र में भी विकास करने के लिए गतिविधियां शुरू की गई हैं। इससे यह संगठन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है। ये संगठन प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर भी पर्याप्त बल दे रहा है। पांचवा, पर्यटन विकास पर बल। आसियान की ओर से पारस्परिक पर्यटन सेवा को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत वीज़ा संबंधी नियमों को सरल किया जा रहा है। इसके लिए गठित किए गए संगठनों को आसियान्टा का नाम दिया गया है। छठा, सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा। आसियान संगठन सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के प्रयास में लगा हुआ है। इसी के साथ आसियान राष्ट्रों के बीच दूरसंचार सेवा का भी विस्तार किया जा रहा है। इससे संबंधित साझा कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आदान प्रदान किया जा रहा है। सामाजिक समस्याओं में सहयोग। आसियान द्वारा जनसंख्या नियंत्रण, शिक्षा का विकास, समाज कल्याण, खेल आदि के क्षेत्र में भी सहयोग का क्षेत्र खोला गया है। इन राष्ट्रों में समस्याएं अधिक हैं, अतः इस संगठन द्वारा उन समस्याओं पर विचार किया जाता है। इस संगठन द्वारा खाद्यान्न की कमी वाले राष्ट्र को खाद्यान्न में सहायता पहुंचाई जाती है। आठवां, राष्ट्रों में बाहरी दखल के विरुद्ध। यह संगठन राजनीतिक रूप से स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, तटस्थ रहकर विकास के मार्ग पर अग्रसर होने के लिए कृत संकल्प है तथा अपने सदस्य राष्ट्रों के बीच उनके मामलों में किसी भी बाहरी शक्ति या राष्ट्र के दखल के विरुद्ध है। यह क्षेत्र मुक्त हस्तक्षेप क्षेत्र है। नवा, आसियान क्षेत्रीय फोरम की स्थापना। 24-25 जुलाई 1996 को संपन्न हुई आसियान की बैठक में आसियान क्षेत्रीय फोरम की स्थापना की गई। इस बैठक में एशिया के 7 राष्ट्रों ने भाग लिया। इसके अलावा कुछ अन्य राष्ट्रों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। इस प्रकार से कुल 21 राष्ट्र जकार्ता में हुई इस बैठक में सम्मिलित हुए। इसमें 12 राष्ट्र यूरोपियन संघ के सदस्य थे। यह आसियान का ही एक उप संगठन माना जाता है। कल की कक्षा में मैं आपको आसियान के कार्य और भूमिका के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।